अवसर पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके में हुई 2 टीचरों की हत्या, आज होगा अंतिम संस्कार। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग हुई खत्म, 35 जिलों में 58.16% वोटिंग। बीजेपी ने की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द ही होगी चहल पहल, डीएल ने जारी किया बयान। शनिवार और रविवार को अमेरिकी तालिबान ने प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। ये बैठक कतर के दोहा में की जाएगी। अफगानिस्तान से अमेरिका के सेना को 30 अगस्त को वापस बुलाने के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच ये पहली फेस टू फेस मीटिंग होने जा रही है। इसी के साथ अमेरिका ने ये बात भी साफ कर दी कि इस बैठक का मतलब ये नहीं है कि उसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। इस वक्त अफगानिस्तान बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उनके बैंकों में फंड नहीं है, तेजी से भुखमरी और बीमारियां फैल रही हैं। इन सबको देखते हुए कई एजेंसियां अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तालिबान हुकूमत की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन तालिबान पर इस चीज पर दबाव बनाएगा कि विभिन्न एजेंसियां अफगानिस्तान में मानवीय सहायता दे पाएं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिस लिस्ट में सुकांत मुजुमदार, दिलीप घोष, शुभेंद्र अधिकारी, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह और लोकेट चटर्जी के साथ 20 नेताओं के नाम हैं। लेकिन इस बार की लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के स्टार और सांसद मनोज तिवारी का नाम नहीं है। इनमें सबसे टॉप में बंगाल भाजपा के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सुकांत मजूमदार के नाम है। 30 अक्टूबर को बंगाल की 4 सीटों की दिनहाटा, शांतिपुर, गोसबा और खंडडेह पर उपचुनाव होंगे। इसके नतीजे 2 नवंबर को घोषित होंगे। हाल ही में भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को हराकर जीत हासिल किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर से जल्द और जल्द चहल पहल दिखने वाली है। नए आदेश के मुताबिक एक बार फिर से फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से उड़ान भरने को तैयार हैं। टर्मिनल 1 पर 31 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन देखने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि लगभग 18 महीनों तक ऑपरेशन बंद रहने के बाद अब फिर एक बार 31 अक्टूबर से खुलने के लिए तैयार है, जिसके लिए पैसेंजरों को ई बोर्डिंग के आदेश दिए हैं ताकि एंट्री, फ्लाइट और सिक्योरिटी की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ चल सके। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल 1 पर सप्लाई के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू कर दिया है। टर्मिनल 1 का ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली फ्लाइट 31 अक्टूबर रात 1 बजे से निकलेगी। वो इंडिगो की होगी, जो यहाँ से 1:05 पर मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिनका आज अंतिम संस्कार हो रहा है। सुप्रीमदर कौर और दीपक की हत्या से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। श्रीनगर के सुप्रीम कोर का शुक्रवार को अंतिम संस्कार हुआ, जिस बीच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी करके न्याय की मांग करना शुरू कर दिया। TRF के खिलाफ जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम इस हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुआ है, जिसकी वजह से यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम डाउन हो गया, जिसके बाद इंस्टाग्राम में यूजर्स मैसेज तो भेज पा रहे थे, लेकिन वो अपनी फीड को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद फेसबुक ने बयान को जारी कर यूजर्स से माफी मांगी। ऐप बताया कि तकनीकी खराब की वजह से ये दिक्कत हो रही है। जिसके बाद ट्वीट पर इंस्टाग्रामर डाउन अगेन के साथ साथ ट्वीट यूजर्स ने इसको लेकर मीम्स भी शेयर करने लगे, लेकिन समय में इंस्टाग्राम फिर ठीक होकर पहले की तरह चलने लगा। इसके बाद यूजर्स ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल अभी भी अपनी अपनी कोशिशों में जुट चुके हैं। राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं।
देखते हैं कि इन 5 राज्यों में कौन सी पार्टी सत्ता बचाने में कामयाब होती है और कौन सी नाकाम होती दिखाई दे रही है। शुरुआत पंजाब से करते हैं। एबीपी के सर्वे के मुताबिक 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी एएपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सर्वे के अनुसार आपको 39 से 55 सीटों तक सत्तारूढ़ कांग्रेस को 29 से 47 सीटें मिलने के असर है, तो अकाली दल को 17 से 25 सीटें और बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। क्या पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सही पसंद है? इस सवाल पर 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो 40% लोगों का मानना है कि चन्नी सही पसंद नहीं है। सर्वे के अनुसार आपको 36% वोट तो कांग्रेस को 32% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। विचारों के मंच में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 का ये 19वां संस्करण है। पिछले 18 साल से इस प्राणदायक मंच के जरिए दुनिया भर के बेहद प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व ने दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। इस साल यह सम्मेलन 8-9 अक्टूबर को नई दिल्ली के ताज पैलेस में हो रहा है। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। 19वें संस्करण से पहले दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने प्रेरणात्मक कहानी बताई और उनके सफर में मानसिक स्वास्थ्य और अपने आप तक के सफर के बारे में बताया। इसके बाद अगले सेशन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केतन मेहता और जितेंद्र शर्मा के साथ भारत में हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव पर चर्चा की। ओजस्वी भाषण, गंभीर चर्चा, समाज के मुद्दे की तरफ रुझान रखने वाले भाजपा के पूर्व महासचिव वरुण गांधी ने शुक्रवार को फिर ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हत्या के जरिए उन्होंने किसानों को चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से खुद को बाहर किए जाने पर ही प्रतिक्रिया दी। वरुण ने कहा कि 5 साल में शायद ही वह पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी बैठक में शामिल हुए हों। वरुण की इस समीक्षा प्रतिक्रिया की राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। भाजपा को महत्व नहीं दे रहे या कोई और बात है। वरुण गांधी कभी खुद तो उत्तर प्रदेश से भाजपा के मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार मानते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षा के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन 2014 के बाद से ही उन्हें राजनीति में कोई बड़ा अवसर हाथ नहीं लगा। भाजपा मुख्यालय के गलियारे के तमाम नेता वरुण गांधी के नाम की चर्चा पर कोई महत्व नहीं देते। सभी सांसदियों की तरह उन्हें वरुण गांधी एक सांसद की तरह ही लगते हैं। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी के ट्वीट, किसानों के आंदोलन का समर्थन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी उनकी चिट्ठी ने काफी सुर्खियां बटोर रखी हैं। लोगों का मानना है कि भाजपा के कुछ इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर रखा है। इसके समांतर वरुण गांधी की प्रतिक्रिया भी गौर करने वाली है। किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच होता है। भाजपा की 80 सदस्यीय नई कार्यकारिणी में वरुण गांधी नहीं है। वरुण गांधी का कहना है कि 5 साल से वह इसकी किसी बैठक में शामिल ही नहीं हुए हैं। इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि वरुण गांधी के लिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। वह यही कहना चाह रहे हैं कि तभी 5 साल से इसकी बैठकों में शामिल ही नहीं हुए। केंद्र सरकार एक्सप्रेसवे और अन्य श्रेणियों की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार की सीमा में संशोधन करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटा तक करने की पक्ष में हूँ। उन्होंने कहा कि अलग अलग श्रेणियों की सड़कों पर वाहनों की गति सीमा को संशोधित करने के लिए जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि मानसिकता बन गई है कि अगर गाड़ी की रफ्तार ज्यादा की गई तो दुर्घटना होगी। उन्होंने कहा कि भारत में वाहनों की गति सीमा और मानक बड़ी चुनौतियों में से एक है।
वाहनों की रफ्तार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ निर्णय हैं, जिनके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस पर जल्द ही एक विधेयक संसदीय में पेश करेंगे। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 लेन वाली सड़कों पर गति सीमा कम से कम 100 किमी प्रति घंटा और 2 लेन की सड़क पर 80 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों की सड़कों पर गति सीमा 75 किमी प्रति घंटे होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में ऐसे एक्सप्रेसवे मौजूद हैं जहां कोई जानवर सड़कों पर नहीं पहुंच सकता। सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग भी की गई। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत ने मेड इन चाइना को लेकर सख्त हिरासत दी। गडकरी ने बताया कि मैंने टेस्ला से कहा कि वो भारत में ऐसी कार न बेचे जो चीन में बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए टेस्ला को हमारी सरकार के जिस समर्थन की जरूरत होगी वह उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन नहीं तो ऑफिस भी नहीं, कुछ इसी तरह का आदेश दिल्ली सरकार ने सभी कार्यालयों के लिए जारी किया है। आगामी 15 अक्टूबर तक दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने का वक्त दिया है। इसके बाद यानी 16 अक्टूबर से जिन कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगेगी उन्हें ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन लोगों को आधिकारिक तौर पर तब तक अवकाश पर रखा जाएगा तब तक वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। दरअसल DDAM ने बैठक में सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थाओं में तैनात कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त फैसला लिया है। इसी के तहत शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने भी सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सरकार के सभी कार्यालय, स्वयंशासी संस्थान, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, स्कूल के अन्य कर्मचारी इत्यादि सभी सरकारी कार्यालयों के में तैनात कर्मचारियों को आगामी 15 अक्टूबर तक हर हाल में वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेना जरूरी है। अगर कोई वैक्सीन नहीं लेता तो उसे 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा तब तक कि वह वैक्सीन की खुराक नहीं ले लेते। वहीं इसके अलावा 16 अक्टूबर से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का वैक्सीन प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप या फिर प्रमाण पत्र के जरिए कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि उनसे वैक्सीन की एक या फिर दोनों खुराक हासिल कर ली है। इसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जल जीवन मिशन की श्यामपुर पेयजल योजना का केंद्र जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और पेयजल मंत्री बिशन सिंह ने भल्ला फार्म में शिलान्यास किया। इस योजना पर 9.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का निर्माण जल निगम देहरादून करेगा। श्यामपुर के भल्ला फार्म पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति केंद्र राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस पेयजल योजना से ऋषिकेश में पेयजल की किल्लत दूर होगी। 2022 तक प्रत्येक घर को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाना। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से भल्ला फार्म, भट्टा फार्म, बैटरी फार्म, नंबरदार फार्म के निवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना में 2 ट्यूबवेल, 2 ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन लाइन सहित 44 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से विशेष कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पेयजल निगम के मुख्य अभियंता के रस्तोगी, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र पंत, ई मिश्रा सिन्हा, गणेश रावत, विजयपाल जेठोड़ी, नरेंद्र सिंह रावत, प्रभारकार पैनुअल प्रदीप घसमाना आदि उपस्थित थे। हल्द्वानी और लड़वा कोट की योजनाएं दुरुस्त होंगी। जल निगम देहरादून ने कुछ साल पहले रायपुर ब्लॉक के लड़वा कोट और हल्द्वानी में पेयजल योजना बनाई थी। इन योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों को साल भर में केवल 3 माह पानी मिल पा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के बारे में राज्य के अधिकारियों को जानकारी जुटाई जाएगी। इन योजनाओं को भी दुरुस्त करवाया जाएगा।
10% कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा हो गया है। इस वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई हुई। अब 15 नवंबर तक प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन रहेगा। इस दौरान बीच बीच में बारिश होगी। 16 नवंबर से हिमाचल में विंटर सीजन शुरू होगा। प्रदेश में 13 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। 8 अक्टूबर तक प्रदेश में 692 मिलीमीटर बारिश हुई। इस अवधि के दौरान 763 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी गई है। इस वर्ष मानसून सीजन में प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। किन्नरों के नेगुलसेरी और बड़सेरी, धर्मशाला के मैकडोलगंज, शिमला के झंकाड़ी सहित कुल्लू और सिमोरा जिले में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 476 लोगों की गई जान। 11,068 लाख रुपए का नुकसान। मानसून सीजन में प्रदेश में इस बार 476 लोगों की जान गई, 627 लोग घायल, 794 जानवरों और पक्षियों की मौत हुई। 200 पक्के, 900 कच्चे मकान और 756 गौशालाओं के साथ ही 1,15,1938 लाख रुपए का प्रदेश में मानसून से नुकसान हुआ। इसमें 68,69,000 5 लाख लोक निर्माण विभाग, 34,431 लाख जल शक्ति विभाग, कृषि क्षेत्र में 45,065 लाख, बागवानी को 28,87 लाख, शहरी विकास विभाग को 1,021 लाख, 6,008 लाख ऊर्जा विभाग और 3,006 लाख ग्रामीण विकास विभाग का नुकसान हुआ है। क्रूज पर ड्रग्स केस पार्टी के मामले में गिरफ्तारी आर्यन खान की किस्मत उन्हें जेल तक ले आई है। किला कोर्ट से जमानत अर्जी को खारिज होने के बाद अब आर्यन के वकील सतीश मानसीधे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। इन्हीं सबके बीच खबर सामने आ रही है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात मान ली है। आर्यन ने कहा कि वो चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी में भी चरस लेने वाले थे। अदालत में एनसीबी ने जो पंचनामा दिया है उसमें उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूतों से ड्रग्स के पाउच को निकाल दिया था। अरबाज के पास 6 ग्राम चरस बरामद हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कम होती नजर आ रही है। आज यानी शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल को 30 और डीजल को 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 1,003.84 रुपए और डीजल के दाम 92.47 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। लगातार आज 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बीते फरवरी के बाद ऐसे पहली बार हुआ है कि जबकि इनकी कीमतों में लगातार 5 दिन इजाफा हुआ है। वहीं इस महीने में अब तक 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं।